मोहम्मद आमीन साहब, आप जवाब दे दीजिए जरा। एसआईआर की जो प्रक्रिया देश भर के भीतर चल रही है, ऐसा पहला मामला नहीं है, पहले भी एसआईआर हुआ है और आखिरी जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ है वो 2004 में हुआ है। क्या प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है? इसी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है या इस प्रक्रिया में कहीं खामी है? क्योंकि सबकी जो आपत्तियां हैं, अभी प्रोफेसर धर्मेंद्र ने भी यही सवाल उठाया कि भाई एसआईआर हो रहा है लेकिन दबाव में हो रहा है, प्रक्रिया क्या कुछ तब अलग होती है? जी देखिए, जहां तक सवाल है, आज़ादी के बाद से हमारे देश में चुनाव शुरू हुए 51-52 से और आज तक चले आ रहे हैं। चुनाव हमेशा निष्पक्ष होता है और बिल्कुल पारदर्शी होता है और हमेशा हुआ है पारदर्शी, कभी भी किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाई गई। अब आप इन लोगों को देखिए कि कुछ भी लगा सकते हैं आरोप, क्योंकि ये लोग नेता लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं हमारे संवैधानिक संस्था को, किसी को भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं, हर एक को कहते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यही लोग आज उस बात को, प्रक्रिया जो थी इलेक्शन कमीशन की, उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। अब सवाल इस बात का है, वोट चोरी ये कंसेप्ट आया कहाँ से? ये इंटरनेशनल कंसेप्ट है जो इंडिया के अंदर घुमाया जा रहा है हमारी सरकार और हमारे देश को बदनाम करने के लिए। हम कई देशों में इलेक्शन कराते हैं, कई देशों के इलेक्शन कमीशन यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारा अच्छा जैसा चुनाव कहीं नहीं होता दुनिया में, जिस तरह से हम कराते हैं। अब आप ये देखिए, क्या मरे हुए लोग जो डेथ हो गई, जो जा चुके, उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए उनको नहीं हटाना चाहिए लिस्ट से? क्या आप देखिए कि जो लोग डुप्लीकेट आ गए, 2-2 बार आ गए, शहर में भी हैं, गांव में भी, उनको नहीं हटाना चाहिए? क्या नए लोगों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए? ये बिला वजह का हुआ एंड क्राई मचाना गलत बात है। जहां तक सवाल है हमारे यहाँ इलेक्टर रोल का, अभी आपको 30 दिसंबर तक की बात आपको पता है, उसके बाद हमारे यहाँ 1 महीने का 30 जनवरी तक का टाइम दिया जाएगा, जिसमें रिवीजन होगा। और उसके लिए साफ बात है कि अगर किसी का वोट कट गया है तो फॉर्म नंबर 6 लेके आए और विद प्रूफ आए, वो भी ऐड होगा। और घबराने की, आपकी जनता को, पूरे देश को बताना चाहता हूं, किसी जगह किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोटों पर आधारित है। अगर वोटर होंगे तो इलेक्शन कमीशन कराएगा इस संस्था में चुनाव और ये लोग स्टेक होल्डर होंगे। जहां तक सवाल है इस बात का कि बार बार शोर मचाना कि गलत किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। अभी एक सज्जन ये कह रहे थे, प्रवक्ता, कि हमारे जो बीएलओज हैं उनकी डेथ हुई है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनके 2 लाख पे चर्चा, उनका परिवार नहीं पलेगा। उनके साथ मुझे सिंपैथी पूरी कि वो हमारे ही वर्कर हैं और सरकार के वर्कर हैं। सरकार उनको पेंशन देती है, कंपनसेशन देगी, उनका ध्यान रखेगी, उन परिवार का भी, और उनमें हर परिवार से एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना ये उचित नहीं है, नहीं है। जहां तक सवाल है इस बात का, इस तरह की बातें बार बार करते हैं, वो गलत है। और आपको मैं बता दूं, ये जो पहली बार इलेक्शन कमीशन ने पहली बार आजादी के बाद ये किया है कि जैसे इनका पोलिंग एजेंट होता है, काउंटिंग एजेंट होता है हर पार्टी का, उधर हर पार्टी के बीएलओज के साथ लगा दिए गए। अभी कह ही नहीं सकते इस बात को कि इनका आदमी वहां नहीं था और बेईमानी हुई। ईआरओ को नोटिस देगा और ईआरओ से जवाब मांगेगा तो उनको ऐड करेगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और इसका जवाब मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र से लूंगी, लेकिन उससे पहले शादाब जी जरा ये बताइए, एसआईआर से आपत्ति आखिर इतनी क्यों है? ये तो समय की मांग है ना, और अगर घुसपैठिए देश के बाहर जाते तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई आप भी आइए और कहिए कि हम साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल घुसपैठिए जाने चाहिए। और मैं तो पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि एक सीमा आई है अपने अवैध बच्चों को लेकर, पाकिस्तानी है ना, पासपोर्ट है, कुछ नहीं है, वो बाहर जानी चाहिए, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन 2 आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक तो 1,26,00,000 लोग दूसरी जगह चले गए, इसको वेरीफाई करने में कौन सा प्रोसेस अपनाया गया? और अगर उत्तर प्रदेश के लोग गए, यानी पलायन हुआ उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था लचर है, लोग यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में नहीं है, मजबूरी में उनको उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा। सवाल एसआईआर पर नहीं, वही बता रहा हूं, 83 लाख लोग अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित का मतलब क्या वो हमारे भारतीय भाई हैं जो यहां से बाहर नौकरी करने गए हैं, विदेश गए हैं, या फिर वो लोग हैं जो आप जिनको डाउटफुल बोलते हैं? 10 लाख के करीब फॉर्म सबमिट नहीं हुए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी जिम्मेदारी आप आयद करेंगे? तीसरी चीज ये है कि जो भारतीय नागरिक अगर वोट के अधिकार से वंचित रहेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप जनता पे डालना चाह रहे हैं। आप अभी सर ने बोला कि हम उनको नौकरी देंगे, कब घोषणा ऑफिशियली की जाएगी कि उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी? दूसरी बात, इतनी जल्दबाजी क्या थी? सर सुन लीजिए सर, लेट मी कंप्लीट। ऐसी क्या, अरे सर सुन तो लीजिए, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि इस प्रक्रिया को इतने ही समय में कराया जाना? हम पहले दिन से, हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे थे शौकत साहब के नेतृत्व में, पहले दिन से हमने कहा कि 3 मंथ होना चाहिए, बाद में 2 बार
बार एक्सटेंड किया गया, जिससे क्या हुआ कि एक हौच पौच की सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से बहुत सी परिस्थितियां नहीं होना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? क्या नहीं, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए था, जो डेट्स आगे बढ़ाई गई वो नहीं बढ़नी चाहिए थी। एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर 3 महीने का समय पहले से दिया गया होता, शायद उन लोगों की जाने भी नहीं जाती। और जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है, ये पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, सुन लीजिए मैडम, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में और दलित बाहुल्य क्षेत्रों में बीएलओ जो हैं वो नहीं गए हैं। और ये लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर वोट किसी का प्रभावित हुआ है, जो बाद में एड ऑन होगा, मुझे जिम्मेदारी है। और बर्डन ऑफ प्रूफ अति पिछड़ों पे जाएगा, दलितों पे जाएगा, मुसलमानों पे जाएगा। शादाब जी, आपके पास आपत्ति दर्ज कराने का पूरा 1 महीने का समय है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? एक आम नागरिक पे बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देंगे आप, एक आम नागरिक पे बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देंगे कि उसकी आप